क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है पूरा मूवी देखने का? तो ठीक है, आ जाओ। इस मूवी के शुरुआत में हमें दो सिस्टर से मिलवाया जाता है जो एक नए चर्च के लिए काम कर रही थी। सिस्टर बैक्सटन और सिस्टर बर्नी इन्हें चर्च के लिए न्यू मेंबर्स लेकर आने थे। जिन लोगों ने उनकी ऑफर एक्सेप्ट की थी, ये लोग उनके घर जाकर उन्हें चर्च के लिए इन्विटेशन देने वाली थी। रास्ते में इन दोनों सिस्टर्स को कुछ लड़कियां मिल जाती हैं जो सिस्टर बैक्सटन को बुली करती हैं और सिस्टर बैक्सटन दुखी होकर रोने लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत भोली और बहुत नरम दिल की है। ये देखकर सिस्टर बर्नी उन्हें समझाती है कि हमको अपने आप को मजबूत करना होगा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा जिंदगी में। खैर, बातें करते हुए ये दोनों मंजिल तक पहुंच ही गए थे। रास्ते में बारिश होना शुरू हो गई थी और ये दोनों गीले हो गए थे। ये दोनों आए थे मिस्टर रिविल्स के घर, जिन्हें विलियन के बारे में कुछ सवाल करने थे। वो अंकल इन्हें घर के अंदर बुलाते हैं, लेकिन बर्नी कहती है नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते। हमारे चर्च का एक रूल है कि अगर घर में कोई लेडी ना हो तो हम उस घर के अंदर नहीं जाते। पर ये अंकल ने बोला कि हमारा बीवी अंदर है और वो अंदर किचन में खाना पका रही है। यहाँ खाने की बड़ी मजे की खुशबू भी आ रही थी। इसकी वजह से ये अंकल की बात मानते हुए ये दोनों घर के अंदर चले गए थे। साइकिल से इन दोनों ने अपनी बाहर ही पार्क कर दी थी। इन्होंने घर के अंदर जाकर अपने गीले कोट उतारकर अंकल को दिए और वहाँ जाकर बैठ गई। वो अंकल ने बोला कि कुछ ही देर में उनकी बीवी उन दोनों से मिलने आ जाएगी, आप दोनों घबराओ नहीं। यह अंकल उन दोनों से उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछता है, जिसकी वजह से हम भी ये जान पाते हैं कि ये दोनों एक चर्च में ही बड़ी पड़ी हैं। ये अंकल उनसे सवाल करता है कि क्या आप लोगों को गॉड पर बिलीव है? तो उन दोनों ने हाँ में जवाब दिया। वो अब इनको बुक ऑफ मोर्मोन दिखाता है, इसे जोसेफ स्मिथ ने लिखा था। उनके मुताबिक वो पहले किसी रिलीजन को नहीं मानते थे, लेकिन जब वो बाबा मुश्किल में था तब एक एंजल उनकी मदद करने के लिए आई, जिसके बाद उन अंकल का गॉड पे बिलीव हो गया। वो अंकल इन दोनों से सवाल करता है कि क्या जोसेफ स्मिथ की बातें तुम दोनों को असली लगती हैं? इसमें वो दोनों कहती हैं हाँ, ये बातें बिल्कुल सच हैं, गॉड भी इसी दुनिया का हिस्सा है। वो अब दूसरा सवाल करता है कि क्या तुम दोनों को मौत के बाद दूसरी जिंदगी पर भरोसा है? जिस पर भी इन दोनों ने हाँ बोला। सिस्टर पैक्सल कहती है कि जब मैं मरूंगी तो मैं एक तितली बन के अपनों की उंगली पर बैठूंगी और मैं उन्हें ये बताऊंगी कि क्या मैं मरने के बाद भी उन सबके साथ। फिर वो उनसे सवाल करता है कि क्या एक आदमी का ज्यादा शादियां करना ठीक है? एक्सटेन फौरन कहती है कि मेरे लिहाज से तो ये बिल्कुल ठीक है। तो बाबा उनसे पूछता है क्यों, तुम्हारे तो चर्च वाले इस चीज को मानते हैं? तब सिस्टर बर्नी बोली जी हाँ, ऐसा है। हाँ, वो इसलिए है कि हमारे चर्च वाले अपने मेंबर्स बनाना चाहते हैं और एक फैमिली के जितने मेंबर्स होंगे उतने ही चर्च के मेंबर्स भी बढ़ेंगे, इसीलिए उन्होंने ये रूल रखा। जिस पर इस आदमी ने बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं बताता हूँ। जोसेफ ने अपनी अयाशी के लिए ज्यादा शादियां, उसको फॉलो करते हुए ये लोग ज्यादा शादियां करते हैं, सबको रिलीजन का नाम दे दिया। ये सुनकर ये दोनों सिस्टर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और वो सोचती हैं इस बाबे को तो हमसे ज्यादा नॉलेज है। फिर इस आदमी ने उन दोनों को बताया कि मैंने काफी ज्यादा रिलीजन पढ़े हैं और अब तक का मेरा निचोड़ ये है कि तुम जितना ज्यादा जिस रिलीजन को पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि तुम उतना ही उस रिलीजन को कम जानते हो। इसके बाद वो उठ के लॉन से दूसरे कमरे की तरफ जाने लग जाता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बीवी से मिलना है तो मेरे पीछे अंदर आ जाओ। लोगों को कुछ गड़बड़ लग रही थी, अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। यहाँ पर बैक्सटन ने जैसे ये कैंडल मोड़ी तो वो ब्लूबेरी पाई कैंडल्स थी और इससे ये लोग जान गए कि ये आदमी झूठ बोल रहा है कि उसकी वाइफ नहीं थी उस घर में और ना कोई वहाँ पे ब्लूबेरी वाला खाना बना रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर ये लोग चर्च पे कॉल करने का नाटक करती है, लेकिन ये आदमी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जिसके बाद वो बताता है कि उसके घर की दीवारें मेटल की बनी है, जिसकी वजह से कोई सिग्नल अंदर नहीं आता और यहाँ की आवाजें भी बाहर नहीं जा सकती। इन्हें जब ये एहसास हुआ कि ये यहाँ पर अब ट्रैप हो गई हैं, तो सिस्टर बर्नी ने कहा कि हमें इस आदमी से बात करना चाहिए, शायद वो हमें यहाँ से जाने दे। ये लोग फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे कमरे में चले जाते हैं। ये कमरा बिल्कुल एक चर्च की तरह बना हुआ था। आते ही उन लोगों ने इस आदमी से बोला कि हमें चर्च जाना है, प्लीज हमें जाने दो। तो उस बाबे ने बोला मैंने तुम लोगों को यहाँ कैद नहीं किया, अब इस घर का दरवाजा सुबह कोई खुलेगा क्योंकि इस पर टाइमर लगा है। अगर तुम चाहो तो पीछे के दरवाजे यूज करके तुम यहाँ से निकल सकते हो। वो हैरान थे कि दरवाजों पर टाइमर कौन लगाता है। खैर, जब इन दोनों ने बाहर जाने के लिए पीछे वाला दरवाजा इस्तेमाल किया तो वो बेसमेंट की तरफ जा रहा था, इससे इनको जाना बेहतर नहीं लगा। इसी तरह इन्होंने जब दूसरा दरवाजा खोला, ये वाला दरवाजा भी बेसमेंट से ही होकर बाहर जा रहा था, तो इनको लगा इस आदमी ने जानबूझकर इसको यहाँ पर फंसाया है। इन कट होकर यहाँ हमको फादर को दिखाया जाता है। उन दोनों सिस्टर्स के अभी तक वापस न आने पर काफी ज्यादा परेशान हुआ था, वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब इन्होंने बाहर निकलने का उससे नहीं पूछा, लेकिन वो जानते थे कि ये आदमी इनको बाहर नहीं निकलने देगा। वो आदमी नॉर्मली इनसे बातें करने लग जाता है और वो मोनोपोली नाम की एक गेम दिखाने लग जाता है और उन्हें उसी पैटर्न जैसे और भी गेम दिखाता है, जिन्हें खेलने का तरीका तो सेम था लेकिन नाम चेंज थे। यहाँ पर बर्निस को एक लेटर ओपनर दिखा जिसे उसने उठाकर अपने पास छुपा लिया मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करने के लिए। इस आदमी ने बोलना शुरू किया और कहा देखो ये सभी गेम्स सेम है, इन्हें खेलने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, इसीलिए लोग इन्हें खरीदते हैं और बहुत ही शौक से खेलते हैं। जिसके बाद ये 3 रिलीजन की हॉली बुक्स इनके सामने रखता है, इन्हें बताता है कि मैंने ये तीनों पढ़ी हैं, तीनों में एक जैसी बातें लिखी हैं, जिसका मतलब था कि एक
की रिलीजन बिल्कुल ठीक है और बाकी रिलीजन ने पिछले रिलीजन को कॉपी किया है। वो यहाँ पर इनको भी कहता है कि तुम्हारा चर्च भी फेक है। जाने किसने किसको कॉपी किया है। इनकी बातें सुनते सुनते सिस्टर बर्नीस अपने कोट में हाथ डालती हैं। उसके कोट में उनकी साइकिल की चाबियां नहीं थी। वो उस टाइम वो बाबे की कोट में चली गई थी और वो ये देखकर ये जान गई कि इस आदमी ने एक प्लान के तहत इनको यहाँ पर ट्रैप किया है। उसने जरूर इनके बाइक्स के साथ भी कुछ किया है, इसीलिए अब ये चाबियां अब पैक्सटन के पास हैं। वो इसके ट्रैप को समझकर इसका सारा लेसन सुनकर वो इसको कहती हैं, अब जो मर्जी कहे, आपकी बातें सुनकर मुझे अपने गॉड पर और रिलीजियन पर पूरा यकीन है। इन दोनों की ये बातें सुनकर वहाँ पर बाबा एक दीवार के ऊपर बिलीव और डिसबिलीव लिख देता है। कहता है अगर तुम गॉड पे बिलीव रखती हो तो बिलीव वाले दरवाजे पर जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें गॉड क्या सही रास्ता दिखाता है। अब ये लोग गॉड पे बिलीव करते हुए बिलीव वाले दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। इन्होंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। इन्हें वहाँ पर एक टेबल और एक चेयर दिखा और एक दूर बहुत छोटा सा अलमारी भी मिला जिसको लकड़ी से सील किया हुआ था। ये लोग चेयर उठाकर उस विंडो की सील तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें लकड़ी से ज्यादा वो इन्हें तोड़ नहीं सकते। अब सिस्टर बर्नी वो पैटर्न को वो लेटर ओपनर देती है जो उसने उस आदमी के रूम से चुरा लिया था। वो पैटर्न को कहती है कि मैं इस आदमी को अपनी बातों में लगाऊंगी और जब मैं कुछ खास अल्फाज बोलूंगी तुम उसी वक्त उस आदमी पर हमला कर देना। उसके बाद हम दोनों बचकर यहाँ से निकल जाएंगे। अभी लोग ये बातें डिस्कस कर ही रहे थे कि एक चादर पर लिपटी हुई औरत इनके सामने आती है। उनके हाथ में एक जहर वाली बोतल थी। वो नीचे बैठकर यहाँ पर कुछ दुआएं बोलने लग जाती है और उसकी आवाज इनको ये बताती है कि ये औरत एक प्रॉफिट है और ये एक पैगंबर है। जिसके बाद ये यहाँ पर वो जहरीली चीज खाएगी और मर जाए। इसके बाद ये औरत तुम लोगों को बताएगी कि उसने मरने के बाद दूसरी जिंदगी में क्या देखा था। ये बात मानने वाली नहीं थी मगर खैर ये दोनों यहाँ पर रुक गए। लेकिन सिस्टर बर्नी ने ऊपर जाके देखा कि उस बाबे ने अपने घर का एक मॉडल बनाया हुआ था और वो मॉडल में उस लड़कियों को जहाँ चाह रहा था वहाँ रख रहा था, जैसे वो लड़कियां इनकी कठपुतलियां हो। वो इस काम में बिजी था तो उस लड़की ने यहाँ छुप कर एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे मतलब डिसिप्लिन वाले दरवाजे में जाने की कोशिश की ताकि वहाँ से वो निकल पाए। लेकिन वो देखती है कि दोनों ही दरवाजे बेसमेंट की तरफ जा रहे थे, जो बेसमेंट एक ही था। डिसिप्लिन वाले दरवाजे के अंदर वापस आके उसने देखा कि वहाँ पर एक माचिस पड़ा हुआ है तो वो उठाकर यहाँ पर आग लगा सकती है। लेकिन वो जब उसने वो उठाने की कोशिश की तो वो उसके हाथ में नहीं लगी, इसलिए वो जल्दी से अपने वाले दरवाजे में वापस चले जाती है। वहाँ जाकर उसने ये देखा कि वो औरत जिसे वो प्रॉफिट कह रहा था तो वो जहरीली चीज खाकर मर चुकी है। उसके मरते ही वो बाबा उन दोनों से कहता है कि तुम उस औरत की नब्ज और सांसें चेक करो, क्या वो मर गई है। जब वो दोनों उसको चेक करते हैं वो औरत वाकई मर चुकी होती है। उसके बाद उस बाबे ने बोला अब ये औरत उठेगी और तुम लोगों को बताएगी कि उसने आफ्टर लाइफ में क्या देखा। ये यही बात कह रहा होता है कि अचानक उनके घर का दरवाजा यानी बेल खड़कने लग जाता है। ये दोनों जानती थी कि फादर ही आए होंगे यहाँ उन दोनों को ढूंढते हुए, लेकिन उस बाबे ने वहाँ जाकर झूठ बोल दिया। मेरे घर में तो इस टाइम कोई भी नहीं है, बाहर साइकिल्स भी नहीं थी, इसीलिए उसकी बात को सच मानते हुए फादर वहाँ से चले गए। यहाँ दूसरी तरफ वो बाबे के रूम से वो माचिस ले आई थी। इसके बाद वो बेसमेंट में ये माचिस ऑन करके फादर को एक साइन देना चाहती थी कि वो यहीं पर ट्रैप है, लेकिन इससे पहले वो फादर यहाँ से चले गए। अभी ये सब कर ही रही थी कि वो औरत पीछे से जिंदा हो जाती है, जिसे वो प्रॉफिट कह रहे थे, और इस औरत ने जिंदा होते ही उन्हें वो बताया मरने के बाद एक जगह देखी जो जन्नत में ही थी और ये सब कुछ भी असल नहीं है। औरत ये बात कर रही थी कि यहाँ पर वो बाबा आ जाता है और उस औरत को यहाँ से ले जाता है। ये सब चीजें देखकर बर्नीस मानने को तैयार ही नहीं थी। वो रेड से पूछती है, मतलब उस बाबे से पूछती है तुमने ये सब कैसे किया है। वो मरी थी, मैंने भी चेक किया था। और ये दोनों सिस्टर फुल कंफ्यूज हो जाती है। वो सिस्टर उससे कहती है क्या पता ये उसका कोई नया चाल हो, क्योंकि मैंने भी बचपन में नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है और जब मैं मरने के करीब थी तो मैंने भी ये कुछ ऐसी चीजें महसूस की थी, लेकिन फिर गॉड ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी थी। सारी बातें करके असल में सिस्टर बर्नी उस बाबे को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। बातें करने करते वो जल्दी से कुछ मैजिकल अल्फाज बोलने लग जाती है, यानी कि वो टाइम था जब पैस्टन ने रीड के ऊपर हमला करना था। इससे पहले कि पैस्टन उसको मार देती वो बाबा जल्दी से अपने पास से चाकू निकालकर सिस्टर बर्नी का गला काट देता है, जिसे देखकर मैक्सटन झंझना गई। उसने बाबे से पूछा ये तुमने क्या किया है, जिस पर उस बाबे ने बोला ये लड़की असल नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। उसके मारने के बाद उसके कटे हाथ से एक चिप निकालता है, देखो ये इसकी चिप, जिस पर पैटर्न उसे कहती है ये चिप नहीं है, ये बर्थ कंट्रोल के लिए इम्प्लांटेशन है। मैं जानती हूँ तुमने ये जो सब कुछ किया है कैसे किया है। वो औरत जिसको तुम प्रॉफिट कह रही हो वो सच में मरी थी, लेकिन जो पहले मरी थी वो औरत और दूसरी औरत दोनों चेंज थी। तो मैंने देखा था उन दोनों के बैठने के तरीके भी चेंज थे और इन औरतों के बदलने का काम तब हुआ था जब हम दोनों ऊपर माचिस लेने गए थे। ये सब तुम्हारा कंट्रोल प्लान था और मैं जानती हूँ कि बेसमेंट में कोई जरूर घड़ा भी है जिसके अंदर वो औरत अभी मरी हुई होगी। वो बाबा उसकी बातें सुनते हुए हंसने लग जाता है और कहता है तुम ये सब साबित कैसे
करोगी? पैटर्न कहती है कि मैं वो सीक्रेट मैसेज ढूंढ लूंगी, जिस पर वो हंसने लग जाता है और वो कहता है यहाँ पर कोई सीक्रेट चीज नहीं है। और ये बात सुनकर पैटर्न दोबारा उसी बेसमेंट में जाती है सीक्रेट चीज ढूंढने के लिए और उसे वो चीज मिल भी जाती है। हैरान कुन तौर पे उसकी थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। हाँ, गड़े में वो उस औरत की लाश भी देखती है। उसने वापस आके उस बाबे से कहा, मैंने कहा था ना ये सब कुछ तुम्हारा कंट्रोल है। की बात सुनकर अब बाबा परेशान होने के बजाय उल्टा खुश हो रहा था। असल में वो बाबा चाहता था कि पैस्टन ये सब कुछ समझे जो उसने किया। अब वो यहाँ के सारे रूम्स में जाती है। एक रूम ऐसा था जहाँ पर उसी की साइकिल का लॉक लगा हुआ था, जहाँ वो अपनी साइकिल की कीज इस्तेमाल करते हुए उस लॉक को जब खोलती है तो अंदर बहुत सारी औरतें कैद हुई हुई थी, जिन्हें देखकर वो परेशान हो गई थी। जिसके बाद अंदर रेड आया और उसने बोला, हाँ जी अब मेरी बात का समझ आया कि असली रिलीजन कौन सा। के जवाब में वो एक लंबी स्टोरी सुनाने लगती है। उसकी आवाज में दुख नजर आ रहा था। उसने बोलना शुरू किया और कहा कि तुमने सब कुछ प्लान किया हुआ था। जब से हम दोनों यहाँ आए थे तब से तुमने प्लानिंग करना शुरू कर दी थी। हमारे हाथ से हमारे कोट लिए और साइकिल की चाबियां निकाली। हमारी साइकिलों को तुमने अंदर रखा और तुमने हमसे वो सब कराना शुरू कर दिया जो तुम चाहते थे। सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में थी। मतलब तुम ये सब समझाना चाह रहे थे कि असली रिलीजन तो कंट्रोल है। तुम्हारे मुताबिक हम जिस रिलीजन को फॉलो करेंगे वो सिर्फ हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है, वो सब हमारी सोच नहीं है। मतलब हमारे रिलीजन के थ्रू वो सब कुछ हमें कंट्रोल करवाया जा रहा है। ये सुनकर वो बाबा बहुत खुश होता है कि पैटर्न को अब सब कुछ समझ आ गया है। उसने कहा, हाँ सारे रिलीजन हमें कंट्रोल करता है। पैटर्न को पता नहीं क्या चीज दुख दे रहे थे। वो अब अपने पास छुपाया हुआ वो लेटर पेन निकालती है जो उसे सिस्टर बर्नी ने दिया था और एकदम से पीछे मुड़कर उस आदमी के गले में घुसा देती। मारने के बाद वो फौरन ऊपर जाती है। ऊपर कमरे में जहाँ रेड ने मतलब उस बाबे ने उस घर का मॉडल बनाया हुआ था, उसे देखकर वो यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लग जाती है। मगर जैसे ही वो दरवाजों के पास जाती है तो वो देखती है कि ये सारे दरवाजे तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक मैच की तरह बना हुआ है। ये उस घर में कई दफा घूमी थी और वापस एक ही जगह आकर रुक गई थी। अब उसे समझ आ गया था कि शायद वो इस घर से नहीं निकल सकती। अभी वो इसी टेंशन में थी कि एकदम से जख्मी रीड उसके सामने आ जाता है और उसके जिस्म में उसने घुसा दिया। पैस्टन भी अब मरने की करीब थी। इस टाइम पे उस बाबे ने उसे बोला कि तुम गॉड को मानती हो, गॉड तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम हम दोनों के लिए प्रे करो। वो बाबा भी गॉड को मानता था लेकिन पता नहीं क्यों वो गॉड से सब लोगों को बेकार रहा था। पैस्टन अभी दुआ करती है तो फिर हम देखते हैं कि सिस्टर बर्नी लड़खड़ाते हुए वहाँ आ जाती है। पैस्टन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो यहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उस बाबे की गर्दन में घुसा देती है और बाबे को जान से मार देती है। पैस्टन खुश थी कि बाबा मर गया था और उसकी दोस्त उसके साथ थी, लेकिन कुछ ही देर में सिस्टर बर्नी की मौत हो जाती है, जो देखकर पैस्टन को बहुत दुख होता है। अब पैस्टन दोबारा ऊपर गई और उसने दोबारा रीड के घर का मॉडर्न देखा। अब उसे खिड़की के बारे में पता चल जाता है जिससे वो बाहर निकल सकती थी। जल्दी से वो इस खिड़की को खोलकर फाइनली वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। वो यहाँ से आजाद हो जाती है और यहाँ से निकलते ही एक तितली आकर उसके हाथ पे बैठती है। वो जानती थी कि ये सिस्टर बर्नी की सोल है जिसे वो बताना चाह रही है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई और इसका इस चीज पर बिलीव बन गया। मरने के बाद भी एक आफ्टर लाइफ है कि ये बात समझते ही वो बटरफ्लाई यहाँ से गायब हो जाती और यहीं पर ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।